हेलो, जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ अमर स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा ये टॉपिक है भारत की प्रमुख जांच एजेंसियाँ। तो हम लोग आज भारत की प्रमुख जांच एजेंसियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आयोग के बारे में हम लोगों ने जितने आयोग थे उसके बारे में पढ़ लिया था। आज जो है जांच एजेंसियों से संबंधित आयोग हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी करते होंगे जहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता होगा, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग की। किसकी बात करेंगे? केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर वर्ष 1964 में की गई थी। किसकी सिफारिश पर? तो संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष निट्टूर श्रीनिवास राव। कौन? निट्टूर श्रीनिवास राव इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यह आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों यानी कि अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो यह आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये जो भारत सरकार के विभिन्न अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे संबंधित जो भी भ्रष्टाचार होता है उसके नियंत्रण की यह सबसे सर्वोच्च संस्था, मतलब सबसे उच्च संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है, आगे है मेरे भाई कि संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा इसे सांविधिक दर्जा प्राप्त किया गया था। संवैधानिक नहीं है, यह सांविधिक है। ठीक है, कानूनी दर्जा इसको प्राप्त किया गया था। आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष होते हैं और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं व 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है उसको मतलब माना जाता है 4 वर्ष या 65 वर्ष। देखिए, कार्यकाल पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है, इसका क्या बोलते हैं इसको, इसकी स्थापना कब हुई थी? सतर्कता आयोग अधिनियम 2003। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? तो निट्टूर श्रीनिवास राव इसके अध्यक्ष थे। तो यही सब सारी चीज़ें पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें, इसके बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार घोषणा 10 दिसंबर 1948 में की गई थी, इसलिए 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार रक्षा अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार रक्षा अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। ठीक है मेरे भाई, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे है, यह आयोग देश में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए स्वायत्त तथा स्वतंत्र निकाय की तरह कार्य करता है। स्वायत्त तथा स्वतंत्र निकाय की तरह कार्य करता है यह आयोग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को शपथ भी राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। और आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। आगे बढ़ते हैं। आगे है, आयोग में सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्य समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। पॉइंट है नेक्स्ट कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। यह सांविधिक या वैधानिक संस्था, देखिए सांविधिक का मतलब होता है वैधानिक यानी कि विधिक संस्था है, कानूनी संस्था है। और संवैधानिक का मतलब होता है संविधान से संबंधित, संविधान में इसका उल्लेख रहता है जो संवैधानिक रहता है, लेकिन जो विधिक रहता है इसका संविधान में उल्लेख नहीं रहता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु का होता है, जो भी पहले होता है, या 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट बात करते हैं लोकपाल और लोकायुक्त की। लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त भारत में सार्वजनिक अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार की जांच और मुकदमा चलाने हेतु स्थापित सार्वजनिक संस्थाएं हैं। संसद ने लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2013 में पारित किया।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 1 जनवरी 2014 को इस ऐतिहासिक बिल पर हस्ताक्षर करके इसे अधिनियम बना दिया। ठीक है, कब हस्ताक्षर करके? 1 जनवरी 2014 को हस्ताक्षर करके इस ऐतिहासिक बिल पर हस्ताक्षर करके इसे अधिनियम बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे पॉइंट क्या दिया गया है कि बिल की पृष्ठभूमि क्या है। तो लोकपाल शब्द की रचना 1963 में लक्ष्मीमल सिंघवी ने की थी। वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल के गठन की सिफारिश की थी। सर्वप्रथम वर्ष 1968 में लोकपाल को एक संसद में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद संसद में कई बार लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया और 11वीं बार 2013 में संसद में विधेयक प्रस्तुत हुआ और 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बिल पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया। ठीक है, ये रही इसकी पृष्ठभूमि, इसका इतिहास। ठीक है, नेक्स्ट है संरचना। इसकी संरचना कैसी है? तो इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से 4 सदस्य जो हैं वो न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे और अन्य 4 सदस्यों में अल्पसंख्यक, ओबीसी, महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होंगे। क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं और जो 8 सदस्य होते हैं उसमें से 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होते हैं, यानी कि वो लोग कहीं ना कहीं न्यायिक पृष्ठभूमि से जुड़े होते हैं और अन्य जो 4 सदस्य होते हैं उसमें अल्पसंख्यक, ओबीसी, महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST के होंगे। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हम लोग अध्यक्ष के अहर्ता के बारे में। जो अध्यक्ष की अहर्ताएं होती हैं, उनकी योग्यताएं होती हैं, वो निम्नलिखित हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश या ऐसा गणमान्य व्यक्ति जिसे भ्रष्टाचार विरुद्ध मामलों में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव रहा हो। ठीक है, कौन? जैसे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश हो या ऐसा गणमान्य व्यक्ति हो जिसके पास भ्रष्टाचार विरुद्ध मामलों का कम से कम कितने वर्ष? 25 वर्षों का अनुभव रहा हो। ठीक है, चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु पूर्ण करने तक होता है। वहीं इन सदस्यों का चुनाव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी करेगी। कौन करेगी? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी इनका चुनाव करती है। नेक्स्ट है कि लोकपाल की जांच के दायरे में मामूली सरकारी कर्मचारी से लेकर कुछ सुरक्षा उपायों के साथ प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री का पद भी शामिल है। क्या क्या? लोकपाल की जांच के दायरे में मामूली सरकारी कर्मचारी से लेकर कुछ सुरक्षा उपायों के साथ प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री का पद भी शामिल है। नेक्स्ट है कोई भी व्यक्ति लोकपाल से शिकायत कर सकता है। शिकायत कैसे हो ये लोकपाल तय करेगा। कोई भी व्यक्ति जो होता है वो लोकपाल से शिकायत कर सकता है, लेकिन शिकायत किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, ये कौन तय करेगा? तो ये लोकपाल जी तय करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भ्रष्टाचार के मामले में लोकपाल खुद संज्ञान ले सकता है। जैसे अगर लोकपाल को मालूम चला कहीं से कि नहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो वहाँ पर वो खुद से संज्ञान ले सकता है और भ्रष्टाचार के मामले में 2 से 10 साल तक की सजा भी संभव है। ठीक है, लोकपाल की अवधारणा सबसे पहले वर्ष 1809 में स्वीडन में आई थी। कहाँ आई थी? तो सबसे पहले 1809 ईस्वी में स्वीडन में आई थी लोकपाल की अवधारणा। फिर बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय महिला आयोग, क्वेश्चन बना है यहाँ से। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ था। ठीक है, कब किया गया था? 31 जनवरी 1992 को इसका गठन किया गया था। संविधान और विधि के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा करना इसका प्रमुख कार्य है। क्या है? महिलाओं की सुरक्षा करना इसका प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। जो अध्यक्ष होते हैं इसके राष्ट्रीय महिला आयोग के, उनका कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष होता है। इसकी प्रथम अध्यक्ष जो थी ये जयंती पटनायक थी। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे और कमेंट आना चाहिए। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं आगे, अन्य राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान। ठीक है, इसको देखते हैं कि संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 71 से अनुच्छेद 71J में शामिल राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान है। यानी कि आर्टिकल 371 के तहत, अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान है।
फिर आगे और बढ़ते हैं। 371 ए में क्या है, नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है। 371 बी है, असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है। ठीक, अनुच्छेद 371 सी जो है मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 डी जो है आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 371 ए नागालैंड इंपॉर्टेंट है, 371 बी असम ये भी इंपॉर्टेंट है, और 371 डी आंध्र प्रदेश ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। 371 ई में है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 371 एफ में है सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 371 जी में है मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 371 एच में अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 आई में क्या है, गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान, गोवा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 371 जे में क्या है, कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है। ठीक है मेरे भाई, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग संविधान में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है, मतलब जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ये एक जगह है, हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे यहाँ से, फिर उसके बारे में हम लोग इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 1। ठीक है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात करता है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 3, संसद द्वारा किसी राज्य का नाम नए राज्यों का गठन व इनकी सीमा नामों में परिवर्तन भी कर सकती है, ये संसद को यह अधिकार है अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, और किसी भी राज्य के नाम में नए राज्यों का गठन कर सकती है, उनकी सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 5 है नागरिकता। अनुच्छेद 5 में नागरिकता दिया गया। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 का में है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किसमें, 21 का में, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ जो जो दिया गया ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये अनुच्छेद पूछे गए हैं, ज़्यादा अनुच्छेद नहीं दिए गए, काफ़ी ज़्यादा कट पिट किया गया है, तो लेकिन जो यहाँ पर दिया गया है ये पूछे गए हैं हाल ही के एग्जामों में। और देखते हैं, अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार बलात्श्रम का निषेध। ठीक है, जैसे मानव तस्करी होता है, बलात्श्रम होता है, तो उन पर निषेध लगाता है। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 है ये शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, ये पूछा गया था अभी। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको BR अम्बेडकर के द्वारा, भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा इसको जो संविधान की आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 33 है संसद द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध। ठीक है, जो अनुच्छेद 33 के तहत जो सशस्त्र बल, पुलिस बल या किसी भी अन्य अधिकारी होते हैं जो मतलब सेना से संबंधित, तो उनके लिए उनके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो उसके संबंध में है। अनुच्छेद 34 है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हो तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। जैसे कहीं मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में है, आप जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में सेना लगी है, तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे, वहाँ पर सेना का कानून लागू है, तो वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपके कानून जो आपके मूल अधिकार हैं उस पर भी जो है प्रतिबंध लग सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात की गई है अनुच्छेद 34 में। अनुच्छेद 35 की बात करें तो इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान है। अनुच्छेद 38 में है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में आया था पेट वाले एग्जाम में। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 60 में दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये भी अभी पेट के एग्जाम में आया था, यूपी पेट में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 67 जो है उपराष्ट्रपति की पदावधि है। अनुच्छेद 69 जो है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। ठीक है मेरे भाई, देखिए ये जितने भी अनुच्छेद दिए मोस्टली इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, तो इसको आप लोग जितना अच्छे से पढ़े रहेंगे, जितना अच्छे से रटे रहेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद 72 है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी।
अनुच्छेद 77 जो है भारत सरकार के कार्य का संचालन, अनुच्छेद 79 जो है संसद के बारे में, अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संसद 3 लोगों से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है, संसद का गठन होता है। ठीक है, आगे है 81 में है लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 82 में है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, अनुच्छेद 83 में है संसद के दोनों सदनों की अवधि क्या होती है, अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए इसके बारे में, अनुच्छेद 85 में है संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में है, अनुच्छेद 87 में क्या दिया गया मेरे भाई, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण दिया गया है, और अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति के बारे में अनुच्छेद 89 में दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, आगे है अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय, अनुच्छेद 106 में है संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात करता, अनुच्छेद 106 संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात करता, अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा देता है, अनुच्छेद 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण देता है, अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है, किसके बारे में, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 117, 110 भी इंपॉर्टेंट है, 112 भी इंपॉर्टेंट है, 117 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 120 में है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये तो सब ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या ही बताऊँ कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं, हालांकि सब इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 129 का उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 137 में है निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, 143 के तहत राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 155 है राज्य की नियुक्ति, अनुच्छेद 161 है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, और वहीं अनुच्छेद 163 में क्या दिया गया, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में दिया गया है, अनुच्छेद 168 के बारे में राज्यों के विधानमंडलों का गठन है, क्या है, राज्यों के विधानमंडलों का गठन है अनुच्छेद 168 के तहत। और आगे बढ़ते हैं, 169 में है राज्यों के विधान परिषदों का उत्सादन और सृजन, वही है सृजन और उत्सादन का मतलब ही होता है। ठीक है, अनुच्छेद 170 में राज्य विधानसभाओं की संरचना के बारे में, 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, अनुच्छेद 182 में दिया गया है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। ठीक है मेरे भाई, हम लोगों ने सब चीज़ें पढ़ लिया है। ठीक, इसको हम लोग ब्रीफ रिवीजन कर रहे हैं ताकि हम लोग जो भी पढ़े हैं वो हम लोग भूले ना। ठीक है, अनुच्छेद 214 जो है ये राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है, अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना, और अनुच्छेद 231 जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ये किसके तहत है, ये अनुच्छेद 231 के तहत है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, आगे अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, अनुच्छेद 239 का में दिया गया दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया, 243 के का में है ग्राम सभा, 243 के खा में क्या है, पंचायतों का गठन, 243 था में क्या है, नगर पालिकाओं का गठन। इसको भी याद रखिएगा, ग्राम सभा, पंचायतों का गठन और नगर पालिकाओं का गठन। और आगे बढ़ते हैं, 244 में है, 244 में है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, अनुच्छेद 249 में है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रहित में विधि बनाने की संसद को शक्ति है, किसके पास शक्ति है, संसद को शक्ति है, किसमें दिया गया है, 249 में दिया गया है। अनुच्छेद 262 में दिया गया है कि अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों की न्याय निर्णयन, ये अनुच्छेद 262 के तहत है। अनुच्छेद 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, ये किस में है, ये 263 में है। और आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 266 में है मेरे भाई भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा आकस्मिक निधि। ठीक है, ये जो संचित निधि थी, आकस्मिक निधि थी, इन सब के बारे में 266 में, सॉरी संचित निधि के बारे में 266 में और आकस्मिक निधि के बारे में 267 में है। ठीक है, पढ़े थे हम लोग, संचित निधि पढ़े थे और आकस्मिक निधि पढ़े थे, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अनुच्छेद 315 में है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 339 में है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन,
अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का संरक्षण, आरक्षण, ठीक है, आरक्षण की बात करता है SC ST का, ठीक है, अनुच्छेद 30 के तहत 330। अनुच्छेद 332 में है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 339 में है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। ये किस में दिया गया? ये 339 में दिया गया। 340 में क्या दिया गया मेरे भाई? पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, ये 340 में दिया गया। फिर बात करते हैं वहीं 341 में, तो इसमें अनुसूचित जातियों के बारे में दिया गया है, ठीक है। फिर 342 में अनुसूचित जनजातियों के बारे में दिया है, SC और ST के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। 345 में है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 में है एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच या राज्य और संघ राज्यों के बीच पत्रादि भाषा की आपस में कौन सी भाषा से कम्युनिकेशन होगा, उसके बारे में 346 में दिया गया है। 351 में क्या है? 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में राज्य आपातकाल है और 360 में जो है वित्तीय आपातकाल है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 368, संविधान का संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है और उसके लिए प्रक्रिया की बात जो है 368 में है। और फिर है 393, तो ये भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम जो है ये 393 में दिया गया है, ठीक है भाई। इतना हो गया, पूरे अनुच्छेद हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे और हमारे हिसाब से ये जो है इस बुक का लास्ट टॉपिक होगा, संविधान संशोधन। इसके बाद इस बुक में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेरे हिसाब से समाप्त है, ठीक है। और अगर कुछ बचा रहेगा उसको भी कराया जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैं देखा जहाँ तक तो यही लास्ट टॉपिक है, इसको कराएंगे। उसके बाद अगर कुछ बचा होगा तो उसको भी करा देंगे। तो एक क्लास और लगेगा। और आज की क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह के वीडियो और बुक का रिवीजन करने के लिए इससे बेस्ट चैनल आप लोग को नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचता रहे, ठीक है मेरे भाई। मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं आप लोगों का क्लास ले रहा हूँ। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग ध्यान रखिएगा, अपना सेहत का ध्यान रखिएगा, ठीक है।